कैसे पता चलेगा कि हर वक्त जो थकान महसूस हो रही है वो लाइफस्टाइल की वजह से नहीं है या काम की वजह से नहीं है, वो डायबिटीज का एक लक्षण है। जब भी हमारे ब्लड की शुगर 180 से ऊपर होगी या नॉर्मल लेवल से ऊपर जाएगी तो वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलने लगेगी। बार बार पेशाब भी आता है शुगर के पेशेंट्स में। तो जब हमारा पेट्रोल या जो हमारी एनर्जी है वो कहीं वेस्ट हो जाएगी, दूसरे रास्ते से बाहर निकल जाएगी, तो ऑर्गन्स को मिल नहीं पाएगी एनर्जी, तो बॉडी फटीग महसूस करेगी। तो इसलिए ये मानना सही नहीं है कि मेरी फास्टिंग शुगर नॉर्मल है तो मेरी ब्लड शुगर नॉर्मल है, वरना अपना HbA1c टेस्ट जरूर कराइए। जैसा कि आपने कहा, पॉलीयूरिया, ज्यादा पेशाब आना, पॉलीडिप्सिया, ज्यादा प्यास लगना, या पॉलीफेजिया, ज्यादा भूख लगना, ये 3 सबसे मेन हॉलमार्क साइन हम मानते हैं अपनी डायबिटीज के। इंडिया में बहुत कॉमन है, पैर और हाथ तो पतले हैं और लेकिन पेट निकला हुआ है। शुगर का इससे डायरेक्ट लिंक है, बिकॉज अगर हम प्री डायबिटीज या हम लोग मेडिकल टर्म्स में यूज़ करते हैं मेटाबॉलिक एक्ट सिंड्रोम, यही विसरल फैटी हमारा एक कारण होता है जो हमारे इंसुलिन के रेजिस्टेंस को डेवलप करता है बॉडी में। डायबिटीज मीठे की बीमारी नहीं है, डायबिटीज लाइफस्टाइल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। आप कैसे रहते हैं, आपका शरीर किस तरीके से काम करता है। कार्बोहाइड्रेट जैसे कि चावल, मैदा, आलू, पोटैटो चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, यूजुअली हमारे मेजॉरिटी फास्ट फूड, ये भी शरीर में जाके इवेंचुअली वही काम करते हैं जो शुगर काम करती है, और कई बार मिठाई से भी ज्यादा काम करते हैं। तो हमारे पास बहुत बार प्रैक्टिस में आता है पेशेंट की मैं तो इतना डाइट कर रहा हूँ, मैंने सब छोड़ दिया, लेकिन वो इस चीज पे फोकस नहीं करते। हाफ आपकी डाइट है पर हाफ आपका स्ट्रेस लेवल, आपकी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है, जो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। Brought to you by a CSR initiative by USV, your reliable healthcare partner. भारत को डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। देश में 10 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज से जूझ रहे हैं और इससे कई ज्यादा लोग प्री डायबिटिक हैं। प्री डायबिटीज डायबिटीज से ठीक पहले की एक साइलेंट स्टेज है। अगर इस स्टेज के दौरान बीमारी पकड़ में आ जाए तो उसे डायबिटीज में बदलने से रोका जा सकता है। लेकिन एक दिक्कत है, इस स्टेज में इंसान को एकदम नॉर्मल महसूस होता है, और जब नॉर्मल महसूस होता है तो कोई खास ध्यान भी नहीं देता, पर शरीर चुप नहीं रहता, इशारे देता है, लेकिन हम इन इशारों को समझ नहीं पाते और यही मात खा जाते हैं। आज सेहत के इस खास एपिसोड में हम आपको इन इशारों से रूबरू करवाएंगे। डायबिटीज से ठीक पहले शरीर जो सिग्नल्स देता है उन्हें समझने में आपकी मदद करेंगे। प्री डायबिटीज को डायबिटीज में बदलने से कैसे रोकें, ये बताने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर दिव्य प्रकाश, कंसल्टेंट फिजिशियन, यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड कैंसर इंस्टीट्यूट गाजियाबाद से, डॉक्टर कौशल सिंह, डायबिटोलॉजिस्ट, सिटी नर्सिंग होम अलवर से, और डॉक्टर नवजोत कौर, डायबिटोलॉजिस्ट, डॉक्टर ललित मेमोरियल हॉस्पिटल हरियाणा से। डॉक्टर दिव्य, डॉक्टर कौशल एंड डॉक्टर नवजोत, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है ललन टॉप पर। शुक्रिया हमें समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर दिव्य, शुरुआत हम आपसे करेंगे। आजकल के जो हम लोग का लाइफस्टाइल है, आजकल का जो दौर है, उसमें थकान होना बहुत ही आम समस्या है। हर वक्त हर इंसान थका हुआ रहता है। अगर इस कमरे में भी हम एक एक करके सबसे पूछें, 110% सब यही कहेंगे कि हाँ बहुत थके हुए हैं। लाइफस्टाइल ही कुछ ऐसा है। पर मैंने डॉक्टर्स को ये भी कहते हुए सुना है कि हर वक्त थकान लगना ये डायबिटीज का एक शुरुआती लक्षण भी हो सकता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अव्वल तो दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है, और कैसे पता चलेगा कि हर वक्त जो थकान महसूस हो रही है वो लाइफस्टाइल की वजह से नहीं है या काम की वजह से नहीं है, वो डायबिटीज़ का एक लक्षण है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे थकान महसूस होना, ये तो एक बड़ा ही वेग सा सिम्टम्स है। बहुत सारी बीमारियों के लक्षण हो सकते हैं। इवन जो ने हम बीमारी भी ना बोलें, सिंपल विटामिन्स की कमी या आहार पूरा ना मिलना, उससे भी ये सिम्टम्स आ सकते हैं। अब रही बात कि डायबिटीज़ से कैसे लिंक है, जी बिल्कुल, डायबिटीज़ के पेशेंट्स में थकान होना, जनरलाइज फटीग होना, ये एक बहुत कॉमन सिम्टम्स है। बहुत सारे और भी हैं, बट हाँ, ये एक कॉमन सिम्टम्स है। इसको हम ऐसे समझेंगे, जो हमारी ब्लड की शुगर है ये हमें खाने से मिलती है, और ब्लड का जो शुगर है ये हमारे ऐसे, जैसे गाड़ी में पेट्रोल होता है ना, ऐसे जैसे गाड़ी को पेट्रोल की ज़रूरत है चलने के लिए, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को और हमारी बॉडी को ज़रूरत है ब्लड शुगर की, हमारी बॉडी को रेगुलरली नियमित रूप से चलाने के लिए। तो इस बीमारी में यही होता है, शुगर की बीमारी में,
कि जो ब्लड का शुगर है ये बढ़ने लगता है, और जहाँ इसे जाना चाहिए, जो हमारे ऑर्गन्स में जाना चाहिए ताकि हमारे ऑर्गन्स एनर्जी मिले ऑर्गन्स को, वो ये जा नहीं पाता, जिसकी वजह से ब्लड में ही सर्कुलेट करता रहता है। जब भी हमारे ब्लड की शुगर 180 से ऊपर होगी या नॉर्मल लेवल से ऊपर जाएगी तो वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलने लगेगी, है ना, ऑस्मोसिस के थ्रू, साथ में अपने पानी को भी लेके जाएगी, इलेक्ट्रोलाइट्स को भी लेके जाएगी, इसीलिए बार बार पेशाब भी आता है शुगर के पेशेंट्स में। तो जब हमारा पेट्रोल या जो हमारी एनर्जी है वो कहीं वेस्ट हो जाएगी, दूसरे रास्ते से बाहर निकल जाएगी, तो ऑर्गन्स को मिल नहीं पाएगी एनर्जी, तो बॉडी फटीग महसूस करेगी। रही बात कि इसको कैसे पता लगाएं, तो सिंपल टेस्टिंग होती है हमारी ब्लड शुगर की, सिंपल मशीन्स के थ्रू हो जाती हैं। इवन ब्लड टेस्ट, एक नॉर्मल सा ब्लड टेस्ट होता है रैंडम ब्लड शुगर, वो हम करके पता लगा सकते हैं कि शुगर के लक्षण हैं या शुगर की बीमारी है या नहीं है। यानी अगर आपको हर वक्त थकान महसूस होती है तो आप एक बार एक टेस्ट करवा लें, थोड़ा तस्वीर साफ हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल जी। डॉक्टर कौशल, अगला सवाल मेरा आपसे है, अगर कोई इंसान फास्टिंग शुगर अपनी टेस्ट करता है और ये फास्टिंग शुगर नॉर्मल आती है, तो भाई लोग तो ऐसे होते हैं कि हाँ हम संतुष्ट हैं, हमें तो शुगर की समस्या नहीं है, क्या ये सही है? अगर फास्टिंग शुगर ठीक है यानी आपको शुगर नहीं है? आपने जो बोला ये एक बहुत कॉमन इशू है, ऐसे बहुत पेशेंट्स होते हैं जो कहते हैं मेरी फास्टिंग ठीक आती है डॉक्टर साहब, बट हमारा ये जानना ज़रूरी है कि फास्टिंग शुगर हमें उस समय की शुगर का बताती है, उस समय अर्थात जब आपने 8 से 10 घंटे तक कुछ नहीं खाया है। वेराज कई पेशेंट्स में या बहुत सारे लोगों में सारे इश्यूज खाना खाने के बाद आते हैं, जिसको हम पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर कहते हैं। कई लोगों को डिस्ग्लाइसीमिया होता है, यानी खाने के बाद शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे ही कई लोगों में HbA1c बॉर्डर लाइन बढ़ा हुआ आने लग जाता है, जबकि फास्टिंग ब्लड शुगर नॉर्मल आ रही है। तो इसलिए ये मानना सही नहीं है कि मेरी फास्टिंग शुगर नॉर्मल है तो मेरी ब्लड शुगर नॉर्मल है, क्योंकि डायबिटीज़ एक साइलेंट डिजीज़ है, साइलेंट बट प्रोग्रेसिव, दीमक जैसे। ये डिजीज़ होता रहेगा, आपके अंदर सिम्टम्स आते रहेंगे, हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती रहेगी, एंड इवेंचुअली वी विल एंड अप इन अ स्टेज वेयर वी नीड मेडिकेशन। सो डायबिटीज़ में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई अर्ली, जल्दी पहचानें, क्योंकि जल्दी पहचानने से आप बस डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं पर रोक भी सकते हैं। अर्ली एक्शंस रियली हेल्प इन डायबिटीज़। It's all right if your fasting blood sugar is normal. There's no harm in getting it done again. अपना पोस्ट प्रांडियल शुगर कराइए या OGTT टेस्ट पहले हम करते थे वो कराइए, वरना अपना HbA1c टेस्ट जरूर कराइए। यानी सिर्फ आप फास्टिंग शुगर के भरोसे ना रहें। जी बिल्कुल जी। डॉक्टर नवजोत, अगला सवाल मेरा आपसे है, बार बार पेशाब जाना, यूरिन ज्यादा होना या फिर बहुत ज्यादा प्यास लगना, क्या ये सभी डायबिटीज के लक्षण हैं? जी बिल्कुल, ये डायबिटीज़ के लक्षण हो सकते हैं और ये बहुत ज़रूरी लक्षण भी है। देखिए हमारी डायबिटीज़ में हम मानते हैं कि देयर आर 3 P's। एक, जैसा कि आपने कहा, पॉलीयूरिया, ज़्यादा पेशाब आना, पॉलीडिप्सिया, ज़्यादा प्यास लगना, या पॉलीफेजिया, ज़्यादा भूख लगना। ये 3 सबसे मेन हॉलमार्क साइन हम मानते हैं अपनी डायबिटीज़ के। जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, जब शुगर बहुत ज़्यादा शरीर में बनने लगती है तो खून से उसको फ्लश आउट करने के लिए हमारी किडनी उसको यूरिन के रास्ते निकालने की कोशिश करती है। तो ऐसे में क्योंकि वो यूरिन के रास्ते शुगर ज़्यादा निकालती जा रही है तो मरीज़ बार बार पेशाब करने जाता है, और जब ऐसे आप ज़्यादा यूरिन करेंगे तो डेफिनेटली आप डिहाइड्रेट फील करेंगे और फिर आपको प्यास ज़्यादा लगेगी। तो ये आपस में इंटरलिंक्ड है। तो अगर बिना किसी ऑब्वियस रीज़न के आपको बार बार ये परसिस्टेंटली आप महसूस कर रहे हैं कि मुझे बार बार इन तीनों में से कोई लक्षण हो रहा है, मैं बार बार पेशाब ज़रूरत से ज़्यादा जाने लग गया हूँ, या मुझे भूख लगने लग गई है, प्यास लगने लग गई है, तो डेफिनेटली एक सिंपल ब्लड शुगर टेस्ट ज़रूर करवाएं, क्योंकि हम इसे जितना जल्दी पकड़ सकेंगे उतना ही ट्रीटमेंट ईजियर होगी। तो इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसे एज वार्निंग सिग्नल्स लेना चाहिए। पर गर्मियों में तो ये बहुत ही आम बात हो जाती है, आपको गर्मी की वजह से पसीना ज़्यादा आता है, आपको प्यास ज़्यादा लगती है, जब आप पानी ज़्यादा पीते हैं तो फिर आप यूरिन भी पास करने के लिए बार बार जाते हैं। तो डेफिनेटली आप जाते हैं, बट ये देखिए ये फैक्टर्स जो हैं ये शॉर्ट टर्म है। लाइक इसके साथ अगर आपको भूख भी ज़्यादा लग रही है, थकान महसूस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको एक सिंपल ब्लड शुगर टेस्ट कराना चाहिए। आप इसमें ये भी लेकर कह सकते हैं कि आप कॉफ़ी कैफीन ज़्यादा लेते हैं तो भी डेफिनेटली आप ज़्यादा यूरिन जाएंगे, है ना। बट अगर आप इनको एलिमिनेट कर दें, मान लीजिए प्यास ज़्यादा लग रही है, आप अपने आप को हाइड्रेटेड फील कर रहे हैं, जितना आप हाइड्रेशन पहले मेंटेन करते थे, फिर भी अब आप महसूस कर रहे हैं कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा फिर भी जाने लग गया हूँ, तो एक सिंपल ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। जी। डॉक्टर दिव्या, मैं कुछ ऐड करना चाहूँ। इवन सिंपल यूरिन इन्फेक्शन
कई बार उसमें भी बार बार पेशाब आता है। तो जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, बिल्कुल सही कहा। एक और इसमें हम लोगों ने देखा है कि बहुत कहावत है कि यूरिन किया और चींटियाँ लग गई। तो जो डिहाइड्रेशन में यूरिन आता है वो डार्क कलर्ड आता है और उसमें यानी ऐसे पानी की चींटियाँ नहीं कमी लगती से हैं। जो यूरिन आता है वो गाढ़े बट- रंग का होता हाँ, है। बट जब शुगर यूरिन के रास्ते निकलेगी तो उसमें फिर चींटियाँ आना या ये सब भी देखा गया है। अच्छा, तो इस लक्षण पे भी आपको नजर रखनी बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अगला सवाल मेरा आप ही से है अच्छा, डॉक्टर साहब। ठीक है। अगर कोई इंसान ओवरवेट नहीं है पर ठीक है। उसकी कमर या पेट पे चर्बी जमा है, जिसे हम तोंद कहते हैं, तो क्या ऐसे लोग डायबिटीज के ज्यादा रिस्क पर होते हैं, और अगर ऐसा है तो क्यों? जी बिल्कुल। देखिए, इंडिया में बहुत कॉमन है कि पैर और हाथ तो पतले हैं और लेकिन पेट निकला हुआ है ना, इंचेस थोड़े ज़्यादा हैं। कई बार हम लोग इसको कोरिलेट करते हैं, फैटी लीवर हो गया है ना, ये तो फैटी लीवर हो गया है। तो जो आप तोंद निकलना कह रहे हैं, इसको हम लोग अपने मेडिकल टर्म्स में एब्डोमिनल या विसरल फैट डिपोजिशन बोलते हैं कि एब्डामन पे, टमी पे फैट डिपॉजिट हो गया है। तो जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा कारण है बहुत सारी बीमारियों का, ना सिर्फ डायबिटीज़ का। इससे हमारा कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर, जो हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं उसके भी रिस्क बढ़ते हैं, ब्रेन स्ट्रोक के रिस्क बढ़ते हैं, है ना। इससे हमारे कैंसर्स की भी कुछ देखा गया है कि रिलेशन, अगर एब्डोमिनल फैट ज़्यादा है तो फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर भी देखा गया है। और ऑब्वियसली शुगर का इससे डायरेक्ट लिंक है, बिकॉज अगर हम प्री डायबिटीज़ या हम लोग मेडिकल टर्म्स में यूज़ करते हैं मेटाबॉलिक एक्ट सिंड्रोम, तो यही विसरल फैट ही हमारा एक कारण होता है जो हमारे इंसुलिन के रेजिस्टेंस को डेवलप करता है बॉडी में। इंसुलिन के रेजिस्टेंस का मतलब है इंसुलिन तो बन रहा है जो कि शुगर को नॉर्मल लेवल पे लेके आएगा, बट उसकी कार्यक्षमता कहीं ना कहीं कम हो जा रही है। तो एक टाइम पे क्या होता है कि जब इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है तो इंसुलिन बॉडी में बनता रहता है और एक टाइम पे यह कह सकते हैं कि पैंक्रियाज हमारा थक जाता है, तो फिर उसमें ब्लड शुगर भी बढ़ने लगता है। तो कहने का मतलब है, ये एक तरीके से आप ऐसे समझें कि इंसुलिन तो बन रहा है बॉडी में, बट वो किसी भी काम का नहीं है, यूज नहीं हो रहा है बॉडी में, यूटिलाइजेशन ही खत्म है। तो वो फिर अगेन हमारी ब्लड शुगर को बढ़ाएगा। जी, तो अगर आपकी तोंद है, इस चीज को थोड़ा सीरियसली लीजिए। हाँ, बहुत सारी बीमारियां ये करता है, तो सिर्फ शुगर को ना देखें, और भी बीमारियां हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये तोंद कम होगी तो हमने आधे से ज़्यादा लड़ाई जीत ली है। तो चलिए, तोंद को हल्के में नहीं लेना है, इसमें थोड़ा ध्यान रखना है। डॉक्टर कौशल, अगला सवाल मेरा आपसे है। मैंने कई लोगों को ये कहते सुना है कि जी हम मीठा नहीं खाते, मीठा नहीं खाएंगे तो फिर डायबिटीज भी नहीं होगी। इस बात में कितनी सच्चाई है? इट्स अगेन, ये एक बहुत कॉमन चीज़ है। बहुत लोग ऐसा कहते हैं हम मीठा नहीं खाते, बट शायद हमें इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि डायबिटीज़ मीठे की बीमारी नहीं है। डायबिटीज़ लाइफस्टाइल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। आप कैसे रहते हैं, आपका शरीर किस तरीके से काम करता है। तो हम मूलतः कहना चाहते हैं कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जैसे अभी सर ने बताया, जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ये भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट जैसे कि चावल, मैदा, आलू, पोटैटो चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, यूजुअली हमारे मेजॉरिटी फास्ट फूड, ये भी शरीर में जाके इवेंचुअली वही काम करते हैं जो शुगर काम करती है, और कई बार मिठाई से भी ज़्यादा काम करते हैं। एडिशनली बस मीठा ना खाना बहुत नहीं है। आपकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आपका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, तो ये सारे भी फैक्टर्स हैं जो डायबिटीज़ कॉज करते हैं, हमारे अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं, जैसे सर ने बताया। तो अगेन, हमें ये नहीं सोचना कि मैं मीठा नहीं खाता तो शुगर नहीं होगी। शुगर और भी कई कारणों से हो सकती है, मेजरली जीवन शैली से होगी। तो अगर आप जीवन शैली को करेक्ट रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम जीवन शैली को करेक्ट नहीं रखेंगे तो हमें सारी दिक्कतें आएंगी। सेंट्रल ओबेसिटी, अगेन जैसे सर कह रहे थे, इट्स अ मेजर फैक्टर। मसल मास का कम होना ये एक बहुत मेजर फैक्टर है हमारे देश में शुगर का बहुत ज़्यादा होने के लिए। एडिशनली हम सबकी लाइफस्टाइल जनरली सेडेंट्री हो चुकी है, हम नहीं एक्सरसाइज कर पा रहे हैं। वी हैव टू प्रायोरिटाइज आवर हेल्थ। अगर हम एक्सरसाइज कर पाएंगे, अगर हम वॉचफुल ईटिंग कर पाएंगे, मैं अपने मरीजों को यही कहता हूँ कि आपको कोई स्पेशल डाइट प्लान की ज़रूरत नहीं है। आजकल हम सब इतना अवेयर हैं क्या अच्छा है क्या नहीं है। आप खाना देख के खाओ। अगर आप देख के खाते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो ये बहुत है। एडिशनली हमें ऐसा लगता है कि शायद बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है, नहीं, 20 मिनट्स अ डे इज़ इनफ फॉर अस। हमें 20 मिनट दे दो, हमारे लिए बहुत है। और हमें नहीं, शरीर को देने हैं आपको। मीठा खाना गलत है, रिफाइंड शुगर्स खाना गलत है, पर उसके अलावा भी चीज़ें हैं जो शायद आपको नहीं खानी चाहिए। यानी आप सिर्फ ये सोच करके बिल्कुल ही
फ्री नहीं हो सकते कि चलिए मैं मीठा नहीं खा रहा हूँ, बाकी तो सब खा लेता हूँ क्योंकि सिर्फ मीठा खाने से शुगर होती है। जी। ये गलत धारणा, ये मिथक है। बिल्कुल। जी डॉक्टर नवजोत, अगला सवाल मेरा आपसे है, क्या जो बहुत लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं या उनकी नींद पूरी नहीं होती, इन लोगों में डायबिटीज़ होने का रिस्क ज़्यादा होता है या फिर शुगर लेवल पे इनके ज़्यादा असर पड़ता है? जी बिल्कुल, इनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है डायबिटीज़ पे या प्री डायबिटिक लोगों पे। देखिए, जैसा कि हम डिस्कस भी कर रहे हैं, बहुत बार लोगों को लगता है कि हम शुगर कंट्रोल कर रहे हैं, हम अच्छी डाइट, एक्सट्रीम डाइटिंग कर रहे हैं, सो कॉल्ड है ना, लेस कार्ब्स ले रहे हैं, तो फिर हमारी शुगर क्यों नहीं कंट्रोल हो रही। देखिए, स्ट्रेस आज की जो ये जीवन शैली है, इसमें लोगों को बहुत स्ट्रेस है। इंसोम्निया है, नींद कम आती है, जितना सोते हैं अच्छे से नहीं सोते, वो क्वालिटी ऑफ स्लीप नहीं रही अब, है ना। तो इससे क्या होता है कि जब भी हम एक क्रॉनिक स्ट्रेस में रहते हैं हमारी बॉडी, तो हमारी बॉडी स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करने लग जाती है, जैसे कॉर्टिसोल। अब ये स्ट्रेस हार्मोन्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी को एक अलर्ट मोड पे डालते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये इंसुलिन रेजिस्टेंस, जैसे डॉक्टर साहब ने पहले भी बताया, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं, जिसके कारण अब इंसुलिन बहुत ज़्यादा निकल तो रहा है, बट वो एक तो पैनक्रियास को थका रहा है, और दूसरा वो फिर भी उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं आप कह सकते जो शुगर को न्यूट्रलाइज कर सके। तो डेफिनेटली वो धीरे धीरे क्या करेगा, वो शुगर को बढ़ाने लग जाएगा। तो हमारे पास बहुत बार प्रैक्टिस में आता है पेशेंट की मैं तो इतना डाइट कर रहा हूँ, मैंने सब छोड़ दिया, लेकिन वो इस चीज़ पे फोकस नहीं करते कि हाफ ट्रीटमेंट है, हाफ आपकी डाइट है, पर हाफ आपका स्ट्रेस लेवल, आपकी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है, जो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। तो कॉर्टिसोल बढ़ने से, यानी जो स्ट्रेस हार्मोन है, उसके बढ़ने से क्या आपके शुगर लेवल पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है? डेफिनेटली, क्योंकि ये आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ा देती है, एंड एज द नेम सजेस्ट, जब इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो हमारी बॉडी बार बार ज़्यादा इंसुलिन निकालेगी। निकलती पैनक्रियास से एक तो पैनक्रियास थक जाएगा, धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी घटने लगेगी, और जो इंसुलिन है दैट इज अ वीक इंसुलिन, वो उतना शुगर लेवल को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता, तो ये शुगर बढ़ा देता है। यानी आपको स्ट्रेस तो मैनेज करनी ही पड़ेगी और नींद भी पूरी लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही शुगर, अदरवाइज इसको लॉन्ग टर्म मैनेज करना मुश्किल होगा ही होगा। और दवाइयों से भी उतना असर नहीं होगा अगर आपका लाइफस्टाइल, खाना डेफिनेटली ठीक नहीं है। इट्स 50% योर मेडिसिन बट 50% इज योर लाइफस्टाइल एंड डाइट। जी डॉक्टर दिव्या, एक बात ये बताइए, कौन लोग ऐसे हैं जिनको अपने शुगर लेवल्स पे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और स्क्रीनिंग जल्दी करवानी शुरू कर देनी चाहिए? ओके, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मेरे को लगता है यही सबसे ज़्यादा लोगों में कन्फ्यूज़न रहता है कि हम टेस्ट कराएं या नहीं कराएं। जी, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हम तो हेल्दी हैं, हम तो बहुत अच्छा खाना खाते हैं, हम तो बिल्कुल गांव का घी खा रहे हैं और बिल्कुल अपने सामने दूध निकलवा के पी रहे हैं और हमें तो कुछ हो ही नहीं सकता, हम अमर हो गए हैं। तो देखिए, बहुत लंबी लिस्ट है ना, किन किन लोगों को ये टेस्ट कराना चाहिए, बट हाँ मैं कुछ ज़रूर बताऊँगा। बेसिकली अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो एक तो जिनकी एज 35 साल से ज़्यादा है उन्हें अपना ब्लड शुगर लेवल ज़रूर कराना चाहिए। जो लोग ओवरवेट हैं, जिनका वेट ज़्यादा है, जिनकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है ना, माता पिता को भी शुगर रही है, तो बच्चों को फ्रीक्वेंटली कराते रहना चाहिए, है ना। तो सबकी अलग अलग गाइडलाइंस हैं किन लोगों को कितना कितना चेक कराना। या फिर किसी को पहले शुगर रही है, जैसे फीमेल्स में कई बार क्या होता है, प्रेगनेंसी में शुगर डिटेक्ट हो गई तो उसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं। तो वो लोगों को इन फ्यूचर भी चांसेस रहते हैं कि एक बार प्रेगनेंसी में शुगर हो गई तो आगे भी हो सकती है, तो उन लोगों को भी फ्रीक्वेंटली अपना शुगर चेक कराना चाहिए। कुछ जेनेटिकली लोग होते हैं, जैसे कुछ देखा गया है कि कुछ ब्लैक्स रेस में या एशियन रेस में कुछ देखा गया है कि इन लोगों में शुगर बहुत पाई जाती है, तो उन लोगों को कराना चाहिए। या फिर आजकल फीमेल्स में बहुत कॉमन है जो PCOS, पॉलीसिस्टिक किडनी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, तो जिनको पीरियड्स नॉर्मल नहीं आते, तो उनको भी अपना रेगुलरली ईयरली अपना ये चेकअप कराना चाहिए। पर जैसे हम कमरे में इस वक्त 7-8 लोग मौजूद हैं, क्या हम सब डायबिटीज़ या हाई शुगर की इक्वल रिस्क पे हैं, या हम में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको रिस्क ज़्यादा है? क्या वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो फैक्टर्स कौन से होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। जब पेशेंट्स हमारी OPD में आते हैं तो बहुत सारे अकॉर्डिंग टू देयर BMI, है ना, बॉडी मास इंडेक्स, बहुत सारे इंसुलिन रेजिस्टेंस को नापने के भी सिंपल पैरामीटर्स हैं, लाइक वेस्ट सरकमफ्रेंस, हमारी कलाई की रिस्ट सरकमफ्रेंस, नेक की सरकमफ्रेंस। ये कुछ सिंपल फार्मूलाज होते हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि हाँ, ये बंदा
ज़्यादा इसको चांसेस हैं, या फिर जिनकी फैमिली हिस्ट्री है। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, आते ही बता देते हैं हमारे ख़ानदान में तो जी सबको शुगर है। तो उन लोगों को कहीं ना कहीं हम लोगों ने टारगेट करना होता है कि भैया आप ज़रूर चेक कराओ, क्योंकि जैसा डॉक्टर साहब ने भी बताया, जल्दी पकड़ लिया तो जल्दी ठीक कर लेंगे। एक बार ऑर्गन डैमेजेस होने शुरू हो गए शुगर बढ़ने की वजह से, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि चिड़िया चुग गई खेत तो क्या करेगा जी। तो जितनी जल्दी ये बीमारी पकड़ में आ जाए उसको कंट्रोल करना उतना आसान हो और जाता है। पकड़ में आने का सबसे सही तरीका टेस्टिंग ही है ना। किसी की शक्ल पे नहीं लिखा उसकी शुगर कितनी है, उसको टेस्ट कराना पड़ेगा। डॉक्टर कौशल, अगर कोई एक इंसान फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट कर लेता है या रैंडम कर लेता है, तो क्या सिर्फ एक टेस्ट से साफ तौर पे पता चल जाता है कि डायबिटीज है या नहीं, या फिर आपको इससे ज्यादा टेस्ट करने पड़ते हैं? मतलब किस टेस्ट से पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है? देखिए, कोई भी एक टेस्ट डायबिटीज़ को ना तो रूल इन करता है ना रूल आउट करता है। जैसे हमने बात की, डायबिटीज़ क्योंकि एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है, कई लोगों में हम देखते हैं कि फास्टिंग शुगर बहुत अच्छी है पर रैंडम शुगर खराब है। कई लोगों में हम देखते हैं कि फास्टिंग भी अच्छी आ रही है, रैंडम शुगर भी अच्छी आ रही है, बट HbA1c डिरेज्ड है। तो इसलिए कहना गलत होगा कि कोई भी एक सिंगल टेस्ट हमें बता सकता है कि आपकी डायबिटीज़ कैसी है या फिर आपको डायबिटीज़ है। हम क्लिनिक्स में भी डायबिटीज़ को इन तीनों टेस्ट के माध्यम से देखते हैं, एक फास्टिंग ब्लड शुगर, पोस्ट प्रांडियल शुगर या OGTT टेस्ट एंड HbA1c। हम इन तीनों चीज़ों को जब साथ में कंसिडर करते हैं तब एक बेटर इंटरप्रिटेशन बन पाती है आपके ब्लड शुगर के बारे में। डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट एक कॉम्पोजिट ट्रीटमेंट है एंड द डायग्नोस्टिक अप्रोच शुड बी लॉन्गिट्यूडनल, यानी एक एक करके चेक करिए। एक एक करके जब आप चेक करते हैं तो आप अपने टाइप ऑफ डायबिटीज़ को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए, हर किसी की डायबिटीज़ सेम नहीं है। डायबिटीज के टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप होते हैं, 1, 2 जो हम नॉर्मली जानते हैं, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 1.5 इज देयर, मोदी इज देयर, लाडा इज देयर। सो ये वो डायबिटीज हैं जो शायद आप अपने डॉक्टर के साथ या अपने हेल्थ केयर पार्टनर के साथ मिलकर डायग्नोस बेटर कर पाएं। जैसे कि आमतौर पर कहा जाता है डायबिटीज मोटापे की डिजीज है। ये बात सही है कि मेजॉरिटी लोगों का मोटापा कारण होता है, बट डायबिटीज पतले लोगों में भी देखी जाती है, जिसको हम आजकल बहुत ज्यादा कॉमनली इंडिया में देख रहे हैं। यंग आदमी होंगे, लीन फिजिक के होंगे, एंड येट दे हैव डायबिटीज। उनकी ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। फास्टिंग शुगर 100 आ रही है, खाने के बाद 400 पहुंच गई। ऐसे लोगों में हम कुछ और टेस्ट कराना चाहते हैं, जैसे कि गैड एंटीबॉडीज, सी पेप्टाइड जो ये बताता है कि शरीर में इंसुलिन कैसा है, कितना है, IA2 एंटीबॉडीज एंड सो फार एंड सो फोर्थ, बढ़ती रहती है। इसलिए डायबिटीज़ को मिलके देखना ज़रूरी है। ये कंसिडर करना ज़रूरी है कि एक हेट्रोजीनियस मेटाबॉलिक और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, अर्थात लाइफस्टाइल से भी होगा, आपके शरीर के अंदर कुछ अगर जीन्स हैं उनके कारण भी हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को साथ में कंसिडर करके तब हमें वो टेस्ट कराना चाहिए। ना ऑलवेज रिकमेंड कि डायबिटीज़ में आप अपने डॉक्टर से पार्टनरशिप करो। वो आपके पार्टनर हैं, आपकी हेल्प करेंगे, क्या ज़रूरत है क्या नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि जब डायग्नोस हो गया, ट्रीटमेंट चालू हो गया, उसके बाद हम कह देते हैं बस खाली पेट की चेक कर लेना, या बस खाने के बाद की चेक कर लेना, या 30 दिन में 5 बार चेक कर लेना। बट दैट इज अ प्रोसेस, ये एक जर्नी है जो आप साथ में लेंगे ताकि आगे जाके हमें कोई कॉम्प्लिकेशंस ना बने। यानी आप सिर्फ एक टेस्ट के भरोसे ना रहें, ये 3 टेस्ट करवाएं, तब जाके आपको साफ तौर पे पता चल जाएगा कि आपको शुगर है या नहीं। इसमें मैं एक और चीज़ भी बोलना चाहूँगी, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, इसके साथ साथ जैसे हम डिस्कस पहले भी कर चुके कि जो रिस्क फैक्टर पॉपुलेशन जो है, जो डायबिटीज़ के रिस्क फैक्टर में है, उनको भी टाइम टू टाइम बीच बीच में अपने टेस्ट इसलिए भी कराने चाहिए क्योंकि अगर आप बॉर्डर लाइन डायबिटिक रेंज में आ रहे हैं तो आपको जल्दी पता चलना चाहिए। आप डायबिटीज़ की वेट भी मत करिए होने की। डॉक्टर नवजोत, आप बॉर्डर लाइन की बात कर रही हैं, यही मेरा अगला सवाल भी है। अगर कोई शुगर टेस्ट करवाता है और रिजल्ट बॉर्डर लाइन आता है, ऐसे में उस इंसान को क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़रूरी सवाल भी है, क्योंकि मैक्सिमम गलतियां हम इसी टाइम पे करते हैं। होता क्या है कि ये जो प्री डायबिटीज़ जो मैंने टर्म यूज़ करी, या जो बॉर्डर लाइन डायबिटिक्स है, ये बॉडी का एक वार्निंग साइन लेकर चलना चाहिए। अक्सर क्या होता है, हम OPD में टेस्ट करवाते हैं और पेशेंट फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम पे बॉर्डर लाइन डायबिटिक आता है, तो हम देखते हैं कि मोस्टली पेशेंट 2 तरीके से इसमें रिएक्ट करेगा। या तो वो बिल्कुल इससे डर जाएगा, सब खाना पीना छोड़ देगा, या फिर वो बिल्कुल इसे इग्नोर कर देगा कि अभी तो शायद मैं डायबिटीज़ से कोसों दूर हूँ, डिनाइल मोड में चला जाएगा। और यही सबसे पहली गलती है, क्योंकि ये दोनों अप्रोचेस गलत है। दूसरी गलती हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं मीठा छोड़ देते हैं, मीठा छोड़ दिया तो अब हमें शुगर नहीं होगी, पर वो अपना रिफाइंड कार्ब्स, प्रोसेस्ड फूड, रात को लेट नाइट खाना है ना, बिस्किट्स, मैदा, ये सब नहीं छोड़ते।
ये सब साइलेंटली आपकी शुगर को ऐड ऑन करता रहेगा, तो वो सिर्फ मोटा मोटा मीठा छोड़ देंगे, पर ये चीज़ें जो एक्चुअल में धीरे धीरे आपकी शुगर बिल्डअप करती रहेगी, इसको वो कभी नहीं छोड़ते। तीसरी गलती क्या करते हैं, अपनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं बढ़ाते। जी आज धुंध बहुत है, कल वॉक पे चले जाएंगे, आज गर्मी बहुत है, कल वॉक पे चले जाएंगे, वो वॉक कभी नहीं आती है ना। पर जब आप बॉर्डरलाइन डायबिटिक है, और स्टडीज ने ये शो किया है कि अगर आप इवन खाना खाने के बाद 10 से 20 मिनट वॉक भी कर लेंगे डेली, तो आपकी वो जो ग्लूकोज स्पाइक है जो शुगर पेशेंट्स में आती है, हम सब में भी आती है, उसके लेवल धीरे धीरे घटने लग जाते हैं और आपकी शुगर काफ़ी हद तक कंट्रोल होने लग जाती है। मतलब जो आपने खाना खाया उसकी शुगर वहीं पे ही आपकी यूटिलाइज हो गई। चौथी गलती क्या करते हैं, वही बात, स्ट्रेस मैनेज नहीं करेंगे, नींद पूरी नहीं लेंगे, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट नहीं करेंगे। और पांचवी और सबसे ज़्यादा गलती क्या करते हैं कि दोबारा कभी उसको क्लोजली मॉनिटर नहीं करते, रेगुलर टेस्टिंग नहीं करवाते। ये सबसे बड़ी गलती है। देखिए, प्री डायबिटीज को अगर हम एज वार्निंग लेंगे, एज रेड फ्लैग लेंगे, तो हम अपने पेशेंट्स की डायबिटीज होने से काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। एटलीस्ट उसको मैक्सिमम ईयर्स के लिए पोस्टपोन तो ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका है, जितनी जल्दी हम डायग्नोस करेंगे उतना हम इससे बच सकते हैं। यानी डिसिप्लिन आपको जीवन में डेफिनेटली लाना पड़ेगा, और इससे भागना नहीं है। और अभी आप डिले करने की बात करी हैं डायबिटीज को लेकर के, यही मेरा अगला सवाल है डॉक्टर दिव्या आपसे। जी बताएं। अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज, यानी परिवार में लोगों को डायबिटीज रही है, तो क्या ऐसे लोगों में भी हम डायबिटीज को डिले कर सकते हैं या फिर होने से ही रोक सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर मेरे मम्मी पापा को डायबिटीज है तो मुझे होगी ही होगी? देखिए, अभी आजकल ये बड़ा फैंसी मार्केट में चल रहा है रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़, है ना, कि डायबिटीज़ को रिवर्सल कर लो। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा कंट्रोवर्शियल और एक मिसनोमर है। मेरे ख्याल से मैं इसको बोलूँगा रेमिशन ऑफ डायबिटीज़, है ना। तो जो हमारे डॉक्टर साहब ने बताया, जो लोग प्री डायबिटीज़ हैं, है ना, या जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, ऑब्वियसली इट इज़ ए मिक्सअप डिजीज़, है ना। कुछ जेनेटिक फैक्टर हैं, कुछ लाइफस्टाइल फैक्टर हैं, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको हम बदल ही नहीं सकते। हम अपने माता पिता को नहीं बदल सकते, उन्हीं के बच्चे, ठीक है। तो जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे मैडम ने बताया कि प्री डायबिटीज़ वाली रेंज में है, हाँ, उसको हम डाइट से, एक्सरसाइज से कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल कर सकते हैं। देखो, डायबिटीज़ एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, ये समय के साथ साथ बढ़ रहा है, हमारी एजिंग हो रही है, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, नहीं रोक सकता कोई, एक ना एक दिन तो जाना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर हम उस चीज़ को डिले भी कर दें या उसकी प्रोग्रेशन को रोक दें, उसको भी हम एक तरीके से ये मानेंगे कि हाँ भाई, हमारी बीमारी थम गई। अगर किसी की एक गोली शुगर की चल रही है और उसको अगले 10 साल बाद भी एक ही गोली शुगर की चल रही है, इसको भी हम बहुत अच्छा कंट्रोल मानेंगे। यूजुअली क्या होता है कि समय के साथ साथ जैसे जैसे हमारा इंसुलिन बनना और कम होता है, तो ये बीमारी की दवाइयाँ भी बढ़ती जाती हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। तो इसको भी हम कहीं ना कहीं डिले इन प्रोग्रेशन बोलेंगे, या रिवर्सल बोल सकते हो, या रेमिशन बोल सकते हो बीमारी का। तो हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, ये बात सच है कि हम कहीं ना कहीं इस प्रोसेस को डिले कर सकते हैं, चाहे उसकी फैमिली हिस्ट्री है तो भी। तो लेकिन डाइट, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रोल प्ले करते हैं कि हम क्या खाना खा रहे हैं और हमारी लाइफस्टाइल कैसी है। डॉक्टर साहब ने बताया कि खाने के बाद घूमना, तो वो चीज़ें कोई नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ, महंगे महंगे प्रोटीन शेक सब पीना चाहते हैं, ठीक है। पर बहुत ज़रूरी है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, तो आप सतर्क रहें और जो लक्षण जिनके बारे में हमने बात करी है उन पे नज़र रखें, ताकि वक्त रहते इस बीमारी को पकड़ा जा सके, डिले कर दिया जा सके, या बीमारी को और कुछ सालों के लिए टाल दिया जा सके। यानी जितनी जल्दी बीमारी पकड़ में आएगी उतना ज़्यादा आप उसको डिले कर सकते हैं, इनफैक्ट होने से भी रोक सकते हैं अगर आप अपना लाइफस्टाइल ठीक रखें। और अगर आप दवाइयाँ ले रहे हैं, पर दवाइयाँ सिर्फ तभी ले सकते हैं अगर शुगर हाई है, तो उसको प्रिवेंटिव तो दवाइयाँ कोई नहीं आती। प्रिवेंटिव यूजुअली जिसको शुगर है वो भी दवाई नहीं लेना चाहता, वो भी हमारे पास आके यही बोलता है कि भैया कुछ ऐसा बता दो जो ये परमानेंटली चली जाए। तो हम उसको डेली बोलते हैं, एक काम करना, इतना दौड़ना, इतना खाना खाना, ये सब करो, डाइट चार्ट बनवाओ, 1 महीने बाद हमारे पास वापस आना। पता चला शुगर और बढ़ गई, उसने कुछ भी नहीं किया, वो पेपर अपना ड्रॉर में ऐसे ही कहीं पड़ा हुआ है। तो चलिए, यानी अगर डायबिटीज से बचना है तो थोड़ा सतर्क और थोड़ा डिसिप्लिन्ड तो होना पड़ेगा। और इंडियन पॉपुलेशन में सबसे मेजर जो मुझे लगता है, स्पेशली ये दिल्ली एनसीआर वाली पॉपुलेशन में, ओवर ईटिंग बहुत बड़ा इशू है। जितनी कैलोरीज बॉडी में चाहिए उससे ज़्यादा खाते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा अलाउ कर दिया तो वो फिर
पूरा ही खाना पीना उनका सब चीज़ चलता है, कैलोरी कोई कैलकुलेट नहीं करता। अगेन कोई भी हम खाना खाएं वो अल्टीमेटली तो शुगर में ही कन्वर्ट होगा। तो ये आदतें बुरी हैं और इन्हीं आदतों से जुड़ा एक अगला सवाल डॉक्टर कौशल, जो हमारे ऑडियंस देख रहे हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? कौन सी एक आदत ऐसी है जो आपको डायबिटीज या हाई शुगर से बचा सकती है? मैं बिल्कुल सर को सेकंड करना चाहूँगा। सिंपल आदत है, हम ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं, हमें इतने खाने की ज़रूरत नहीं है। आप कम खाइए, सुखी रहिए, दैट इज़ बेटर। डायबिटीज़ जैसे अगेन सर बोल रहे थे, खर्चे वाला डिजीज़ नहीं है, इसमें तो खर्चा कम होगा क्योंकि आप कम खाएंगे। हमारी कैलोरी इनटेक अभी भी वैसी है जैसे हमारे दादाओं की थी। वो खेत में जाते थे, सुबह खाते थे, दोपहर में खाते थे, शाम को। हम ऑफिस में जा रहे हैं, सुबह बैठ रहे हैं, शाम को उठ रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी ऑलमोस्ट निल है। सो जाहिर सी बात है बॉडी की रिक्वायरमेंट कम हो चुकी है। कम खाना बेहतर है, थोड़ा सा बॉडी का मूवमेंट ज़रूरी है। शौक है ज़्यादा करिए, बहुत अच्छा है, पर कम से कम थोड़ा मूवमेंट ज़रूर करिए। ज़रूरत से कम खाइए, भूख से आधा खाओ और ज़रूरत से ज़्यादा चलो, बस। यानी जितनी भूख है उसे क्या थोड़ा सा कम खाओ, यानी पेट भर के खाना ना खाओ, क्या ये एक एडवाइस है आपकी? आई 100% एग्री। ये सबसे अच्छा तरीका है जानने का। जितनी भूख है, जब आपको लग रहा है ना मेरा पेट बस भरने वाला है एक और रोटी में, वहाँ पे रुक जाओ, उस रोटी को मत खाओ। एक और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने ये फील किया है कि हम इंडिया में रोटी ब्रेड ज़्यादा खाते हैं, सब्जी कम खाते हैं, तो वो पोर्शन थोड़े से डिस्टर्ब हैं। आप सब्जी डबल कर दो और रोटियां कम कर दो। मैं अपने बहुत से पेशेंट्स को ये बोलता हूँ कि आप जी भर के खाओ, पर खाने से पहले 2 कटोरी दाल खाओगे, 1 प्लेट सलाद खाओगे और अब आप अपनी रोटियां खा लीजिएगा। तो अगर आप बाद में रोटी खाओगे, जाहिर सी बात है भूख कम हो जाती है, आप नॉर्मल खाते हैं, कम खाते हैं। दैट इज ऑल्सो वन अप्रोच दैट आई रियली फील हमें लेनी चाहिए कि सब्जियां ज़्यादा खाओ, जो भी सीजनल वेजिटेबल। आलू कम खाइए, मैं एकदम मना नहीं करता हूँ, जेल नहीं करिए, कम खा लीजिए, पर सब्जियां बाकी ज़्यादा खाइए। सर्दियों में बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां आनी है, सब खाइए। रोटी ब्रेड इनकी मात्रा थोड़ी सी कम करिए प्लीज। यानी दाल और सब्जी अपनी थाली में बढ़ाइए, रोटी चावल का थोड़ा सा ध्यान रखिए और उसको थोड़ा कम करिए। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनकी शुगर अब कंट्रोल्ड आती है, दवाइयाँ ले रहे हैं, डाइट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिर यही पूछते हैं अच्छा अब तो थोड़ा सा गाजर का हलवा मीठा तो अब हम खा लें। तो मैं उनको यही बोलता हूँ, वो बोलते हैं कि क्या आप दवाई बढ़ा दोगे हमारी? फिर मैं उनको ये बोलता हूँ नहीं, कोई दवाई नहीं बढ़ेगी, पर हाँ जिस दिन आप मीठा खाओगे उस दिन 3-4 किलोमीटर ज़्यादा चलोगे, ये रूल है। बैलेंस्ड अप्रोच। हाँ, अगर आप चीटिंग करोगे तो थोड़ा सा एक्सरसाइज बढ़ा दो, तो वो दवाइयों से, डाइट से, एक्सरसाइज से मैनेज हो जाएगा। बैलेंस इज द की। डॉक्टर नवजोत, आखिरी सवाल मेरा आपसे है, हमारा जो देश है वो डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है। डायबिटीज इतनी आम समस्या बन गई है, जाते जाते आप ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगी? मैं एंड में व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगी कि डेफिनेटली डायबिटीज़ एक एपिडेमिक बन चुका है, इसमें कोई शक नहीं, पर है तो एक्चुअली में एक मेटाबॉलिक डिजीज़ ही। तो हमें इससे भागना नहीं है, हमें इसे इग्नोर भी नहीं करना। आप इसके लिए वेल इन्फॉर्म्ड रहिए, वेल अवेयर रहिए और सही अवेयरनेस ही फैलाइए। पहली बात तो ये, ठीक है, किसी की उल्टी सीधी बातों में नहीं आना है और थोड़ी सी एक्सरसाइज, अच्छा खाना, कम स्ट्रेस, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट और अच्छी नींद लीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप सिम्टम्स या बीमारी होने का वेट मत कीजिए, रेगुलर टेस्टिंग कराइए, बिकॉज प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। So stay well, stay informed and stay healthy. थैंक यू सो मच डॉक्टर नवजोत, थैंक यू डॉक्टर कौशल एंड थैंक यू डॉक्टर दिव्या। आप लोगों ने हमें बहुत ही ज़रूरी जानकारी दी है प्री डायबिटीज़ से जुड़ी हुई, क्योंकि अक्सर शरीर इशारे कर रहा होता है, सिग्नल्स दे रहा होता है, पर हम इन सिग्नल्स पे ध्यान नहीं देते और फिर वक्त निकल जाता है और वो डायबिटीज़ में तब्दील हो चुका होता है। तो शुक्रिया हमारे स्टूडियो आने के लिए, हमसे बात करने के लिए। Thank you so much. थैंक यू। थैंक यू।